हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन फॉर क्लास 9th। और चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। अगर इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैंने पूरा डिटेल में वन शॉट बना रखा है जो कि 1.5 घंटे का है, यानी 1.5 आवर्स का है। आप डिटेल में पढ़ सकते हो, उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन। और ये ना क्लास 9th का आखिरी चैप्टर होने वाला है। इससे पहले सारे चैप्टर्स के रैपिड रिवीजन बन चुके हैं, आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है ये चैप्टर फूड रिसोर्स से। यानी ये जो टर्म है ना फूड रिसोर्स, ये होता क्या है? तो फूड रिसोर्स बेसिकली वो चीज होती है जिससे कि हम खाने को ऑब्टेन करते हैं। अब वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, क्योंकि एनिमल भी तो हमें दूध देता है, एग्स देता है, राइट? तो यानी फूड रिसोर्स वो है द सोर्सेज फ्रॉम विच वी ऑब्टेन फूड टू मीट एनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो एक सवाल आता है इस चैप्टर में जो कि आता है व्हाई इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट। यानी हम इंप्रूवमेंट पढ़ क्यों रहे हैं फूड रिसोर्स की? क्योंकि इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा फूड प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगला, राइजिंग डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स। लिमिटेड कल्टीवेबल लैंड्स, यानी जो लैंड्स हैं जिसके ऊपर फार्मिंग हो सकती है वो बहुत लिमिटेड है। अगला, नीड टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यानी जो क्रॉप है ना वो जल्दी उग पाए। एंड लास्ट, नीड टू इंप्रूव लाइव स्टॉक। अब ये लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक वो एनिमल होते हैं ना जिनको हम यूज करके अपना काम निकलवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाय से हम दूध निकालते हैं, तो वो क्या है हमारे लिए? वो लाइव स्टॉक हो गया। ठीक है जी। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ना 2 प्रकार के रेवोल्यूशन है, एक है ग्रीन रेवोल्यूशन और एक है क्या? व्हाइट रेवोल्यूशन। नाम से समझ आ रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है जिसकी मदद से जो एग्रीकल्चर था ना, जो हम एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आया होगा, राइट? यानी इट इज द प्रोग्राम लॉन्च इन मेनी कंट्रीज टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से जो फूड ग्रेन थी प्रोडक्शन, उसको स्पीड अप कर दिया, तेज कर दिया। ठीक है, अब व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? नाम से पता चल रहा है, वो जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको तेज करा होगा, राइट? तो इट इज द प्रोग्राम एम टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन थ्रू डेयरी डेवलपमेंट, बेटर ब्रीडिंग, इंप्रूव्ड एनिमल हेल्थ केयर। यानी क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को, इंप्रूवमेंट को हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये दोनों प्रकार के रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। कुछ अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहली क्रॉप होती है सीरियल। अब ये वो वाले सीरियल नहीं है जो कि तुम्हारे मम्मी पापा देखते हैं या तुम भी देखते हो। सीरियल यानी क्या? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, जो कि आप खाते हो। ठीक है, अब ये जितने भी टाइप के चीजें हैं ना, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला है पल्सेस। पल्सेस यानी दाल। दाल के अंदर क्या होता है? मम्मी बोलती है ना दाल खाओ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स होता है। अगला है ऑयल सीड। ऑयल सीड यानी सोयाबीन, ग्राउंडनट। इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर गुड फैट्स होते हैं। अगली चीज क्या है? अगली चीज है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर आपको ऑलरेडी इसी पता होगी बात, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। एंड लास्ट, फूडर क्रॉप। ये फूडर क्रॉप क्या होती है? ये वो चीजें होती है ना जो कि हम लाइव स्टॉक्स को खिलाते हैं, जैसे गाय को खिलाते हैं, बफेलो को खिलाते हैं, उनको हम बोलते हैं फूडर क्रॉप। अब इसका एग्जांपल याद रखना, क्या? बेरेसीम, या फिर आप याद कर सकते हो ओट्स। ओट्स जो होते हैं वो क्या है? वो एक तरीके से फूडर क्रॉप्स के अंदर आता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉप्स को ना हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे गर्मियों का, सर्दियों का, बारिश का। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, वो मैं आपको आज बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले आता है खारिफ, या फिर स्टार्ट करते हैं रबी क्रॉप से। रबी क्रॉप से मिलता जुलता एक वर्ड है, वर्ड क्या है? रजाई। रजाई कब ओढ़ते हो? जब ठंड का मौसम होता है, हाँ है ना? है ना? तो यानी ये जो रबी क्रॉप है, ये वो क्रॉप है जो कि ठंड के मौसम में उगने वाली है। ठीक है, यानी अक्टूबर से मार्च तक, जब तक ठंड होती है ना, तब रबी क्रॉप उगती हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड। जो भी चीज आप सर्दियों में खाते हो ना, जैसे गेहूं या फिर ग्राम, पीज वगैरह वगैरह। अगर मैं बात करता हूं खारिफ क्रॉप की, खारिफ से मिलता जुलता एक शब्द है कीचड़। कीचड़ कब होती है? बारिश के मौसम में। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये कब उगेंगी? रेनी सीजन में, यानी जून से अक्टूबर के अंदर। अब बारिश में कुछ पौधे उगते हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे कि आप नाम याद रखना, कॉटन एंड पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स क्या होती हैं? जैसे कि राइस। राइस जो होता है ना, उसको बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो किसके अंदर आता है? खारिफ। खारिफ कीचड़। ठीक है, अगला आता है जैद। जैद यानी ज्यादा गर्मी, जायद क्रॉप, ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो ये गर्मियों वाले मौसम में उगने वाली क्रॉप्स हैं।
इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्कमेलन। याद करो गर्मियों की छुट्टी में क्या खाते हो, तरबूज खाते हो ना, बहुत बढ़िया, इससे तुम्हें रिवाइज हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलो अब क्या है कि तुम्हारे प्रशांत भैया, तुम्हारे पी के भैया एक फार्मर बन चुके हैं और मुझे पैसे कमाने हैं, तो मैं किन किन अप्रोचेस पे काम करके अपनी फूड प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकता हूं, है ना, मेरी फसल है उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तीन तरीके हैं। स्टेप नंबर 1, क्रॉप वेराइटी को मैं इंप्रूव करूं, यानी जो क्रॉप में उगा रहा हूं ना उसकी वेराइटीज को मैं इंप्रूव कर सकता हूं। दूसरा स्टेप, क्रॉप प्रोडक्शन यानी जो मैं क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं उसको मैं इंप्रूव करूं, उनको मैं फास्ट कर पाऊं। एंड लास्ट, जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है ना उसको मैं क्या कर सकता हूं, उनको मैं सिक्योर कर सकता हूं। ठीक है, तो इसको आप काट देना, यहां पर मिसप्रिंट है, यानी ये दो हम पढ़ते हैं, फिर तीसरे पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि क्रॉप की वैरायटी को आखिर में कैसे इंप्रूव कर सकता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तुम बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। दो पौधे हैं, दोनों के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन दोनों को हम रिप्रोड्यूस कराते हैं जिससे एक नया पौधा आता है, और उसके अंदर ना इस वाले पेरेंट के भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हैं और इस वाले पेरेंट के भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विद डिजायरेबल ट्रेड्स, यानी हम अपने हिसाब से एक नया पौधा उगाते हैं जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तीन प्रकार का होता है, इंटरवैराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनेरिक। अब मुझे पता है जो शुरू का पोर्शन है इस चैप्टर का थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको बस याद करना है कि इंटरवैराइटल का मतलब क्या होता है, जब हम टू वेराइटीज को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डाल देते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज, यहां पर स्पीशीज सेम होती है। लेकिन इंटरस्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, जो स्पीशीज होती है ना वो अलग अलग होती हैं, बट जीनस सेम होता है। क्या सेम होता है, जीनस। और अगर मैं बात करूं इंटरजेनेरिक की, तो इंटरजेनेरिक में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनके जीनस भी अलग होते हैं, यानी दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हम क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं, हाइब्रिडाइज करा देते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी चीज के अंदर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं जीएमओ। जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो ये जो जीएमओ है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, लैब्स के अंदर क्या करते हैं ना, हम जो प्लांट होता है ना इसके डीएनए के अंदर, इसके जीन्स के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग इन प्लांट्स को बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये आता है क्या कि यार ये जो जीएमओ होते हैं ना, या फिर ये जो क्रॉप की जो वैरायटी को मैं इंप्रूव कर रहा हूं इसकी जरूरत क्या है, तो बहुत जरूरत है। देखो कुछ 4-5 पॉइंट याद रखना। क्या, पहला, इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, यानी हमने ऐसी बना दी है ना, ऐसे प्लांट हमने बना दिए हैं जीन्स के अंदर कुछ चेंज करके कि उससे जो प्लांट है ना वो जल्दी उग पा रहे हैं। ठीक है, अगला, बेटर क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। रेजिस्टेंस टू पेस्ट डिसीज, यानी जो डिसीज है उनसे भी रेजिस्टेंस मिल गया है। एबिलिटी टू ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस एंड सुटेबल प्लांट ट्रेट्स फॉर हायर यील्ड, यानी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे हैं और वो जल्दी ग्रो करता है। गुड एंड हेल्दी सीड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इस वजह से मैं क्या करता हूं, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करता हूं। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया कि ठीक है भैया मैंने वैरायटी इंप्रूव कर ली है। सेकंड स्टेप क्या है, क्रॉप की प्रोडक्शन को इंप्रूव करना। अब देखो तीन प्रकार के फार्मर, एक मेरा जैसा गरीब फार्मर, तो उसके लिए तो क्रॉप की प्रोडक्शन इंप्रूव हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर दो प्रकार के फार्मर हैं जो कि है लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट, इन दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी तेजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर मुझे प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है तो मैं तीन चीजों की मदद से कर सकता हूं। पहला, न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करूं, अरे न्यूट्रिएंट से तो फसल उगती है। दूसरा, इरिगेशन यानी पानी। तीसरा, क्रॉपिंग पैटर्न। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो देखो जो प्लांट होते हैं ना, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की उनको जरूरत होती है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट वो हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल क्या है, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है इसके एग्जांपल ध्यान रखना, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सारे के सारे, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसके एग्जांपल्स कुछ ये रहे, जिंक, कॉपर वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एनर्जी ट्रांसफर एंड सेल फंक्शनिंग, यानी ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं इन्हीं की मदद से जो प्लांट होता है वो ग्रो कर पाता है। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है एंजाइम फंक्शनिंग, यानी कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवा पाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। इसलिए न्यूट्रिएंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब
ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहां से? सॉइल से मिलेंगे, एयर से मिलेंगे, वाटर से मिलेंगे। तो सॉइल को मैं कैसे ये न्यूट्रिएंट्स दूंगा? तो दो तरीके हैं, एक तो है मैन्योर, एक है फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है दोस्तों? मैन्योर इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हम सॉइल में डालते हैं, जिससे कि हमारे सॉइल के पास न्यूट्रिएंट आ जाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी बाय इंप्रूविंग टेक्सचर एंड वाटर रिटेंशन। दो चीजें करता है, एक तो सॉइल का टेक्सचर अच्छा करता है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। ये बनता कैसे है? जो वेस्ट होता है ना, जैसे प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इसको अगर आप मिट्टी में डाल दोगे, सॉइल में डाल दोगे, तो ऑटोमेटिकली ये डीकंपोज होगा और ये क्या बना लेगा? मैन्योर बना लेगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। अब तीन प्रकार के मैन्योर होते हैं। पहला है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? एनिमल वेस्ट या फिर जो प्लांट वेस्ट है, उसको अगर हम नॉर्मली गड्ढे में डालेंगे और वो डीकंपोज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। जबकि एक होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? इसी कंपोस्ट में अगर हम वॉर्म्स डाल दें, यानी कुछ ऐसे कीड़े डाल दें जो कि डीकंपोजिशन के प्रोसेस को तेज कर दें, तब हम क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म डाला है हमने, ठीक है। एंड लास्ट आता है ग्रीन मैन्योर। ये ग्रीन मैन्योर क्या होता है? यहां पर कोई भी एनिमल वेस्ट नहीं होता, यहां पर कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि खुद सॉइल के अंदर चले जाते हैं और उनकी मदद से प्रिपेयर होता है ग्रीन मैन्योर, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक सनहैम ग्वार आर ग्रोन एंड आफ्टर सम टाइम मल्च बाय प्लोइंग द फील्ड, दीज ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमें समझ में आ गया मैन्योर क्या होता है। दूसरा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ना मैन्योर का एक आर्टिफिशियल वर्जन है, बट बेटर है। फैक्ट्रीज में बनाया जाता है बट बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसके पास ना एक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। इनमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा, फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, फर्टिलाइजर्स आर इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट सिंस दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो प्लांट इनको जल्दी से खींच लेते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये डिफरेंस देख लो, डबल स्टार लगा लो, पेपर में क्वेश्चन दिखेगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर, ये ऑर्गेनिक, ये फैक्ट्रीज में बनता है। ये कैसे बनता है? डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट से बनता है। जबकि ये कैसे बनता है? ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है। कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम होते हैं, इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। ये पानी में डिसॉल्व डायरेक्टली नहीं होता, बट ये पानी में डिसॉल्व डायरेक्टली हो जाता है। ये थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है, ये कॉस्टली होता है। ये जो है ना, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए, बट दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये पता है सोसाइटी को हार्म भी करता है, ठीक है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो ओशंस को, रिवर्स को, लेक्स को, सबको पोल्यूटेड कर देता है। चलो अगली चीज आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें मैं कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा? मैन्योर यूज करूंगा, या तो एक चीज होती है बायो फर्टिलाइजर, वो यूज करूंगा, ठीक है। दैट अवॉइड्स आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। मतलब मैं कुछ भी आर्टिफिशियल चीज नहीं यूज करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरी है क्रॉपिंग पैटर्न। देखो क्रॉपिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है? इसमें हम ना रैंडमली कोई भी पेड़ कहीं पे भी उगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। दूसरा होता है क्या? इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं? दो रोज में एक पौधा उगाते हैं, दूसरी रो में अगला पौधा उगाते हैं, ऐसे, ठीक है। टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। एक पैटर्न में हम उगाते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं? देखो, क्रॉप रोटेशन में बेसिकली डेफिनेशन ही पढ़ लो, इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप वन आफ्टर अनदर ऑन सेम फील्ड। एक फील्ड में, जैसे कि इसका एग्जांपल याद रखना, सबसे पहले हम ना एक क्रॉप उगाएंगे बीन पहले साल, फिर हम क्या करेंगे? दूसरे साल टोमेटो उगाएंगे और तीसरे साल हम स्वीट कॉर्न उगाएंगे। ये करते क्यों है? ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मान लो एक पौधा है जो कि सारे नाइट्रोजन को खींच लेता है, तो अगले साल अगर आप सेम पौधा उगाओगे ना, तो आपके सॉइल में नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो पौधा उग ही नहीं पाएगा। इस वजह से अलग अलग पौधों को उगाना होता है, ताकि जो सॉइल है ना, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स बचे रहने चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। लास्ट चीज है इरिगेशन। पानी देना भी बहुत जरूरी है, वाटर सप्लाई। अब अलग अलग टाइप के होते हैं, डग वेल्स, ट्यूब वेल्स, वाटर शेड, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रिप इरिगेशन। क्यों? ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? एक पाइप लेते हैं, छेद करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है पौधे में डायरेक्टली, और इससे क्या होता है ना, जो वाटर वेस्टेज है वो कम होती है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा इरिगेशन का? ड्रिप इरिगेशन। क्यों? क्योंकि वाटर की जो वेस्टेज है वो इसमें कम होती है। चलो अब
सबसे पहला क्या था, मैंने सीड की क्वालिटी इंप्रूव करी, वैरायटी इंप्रूव करी, दूसरा मैंने प्रोडक्शन इंप्रूव करी, थर्ड क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्रॉप को भाई प्रोटेक्ट भी तो करूंगा। कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, दो चीजों से मुझे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट की डेफिनेशन देखो, पेस्ट इज एन डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स, यानी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म है। पेस्ट भी तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है वीड। वीड क्या होता है, ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि आपके मेन प्लांट के अगल बगल में उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट है, ठीक है, तुम्हारे अनवांटेड दोस्तों की तरह। अगला इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट को डैमेज कर देते हैं। एंड लास्ट है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये तो प्लांट को पूरी तरीके से किल कर देते हैं। तो सबसे खतरनाक कौन से होते हैं, पैथोजन होते हैं, डिसीजेस दे देते हैं प्लांट को, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज है कि मुझे, क्योंकि जो स्टोर करने हैं ना, मान लो मैंने गेहूं उगा लिया, अब गेहूं को मुझे स्टोर करना है, तो स्टोरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोरेज ढंग से नहीं करा तो क्या क्या हो सकता है, क्वालिटी डिटोरेशन, यानी क्वालिटी खराब होगी, वेट लॉस, डिस्कलरेशन एंड रिड्यूस जर्मिनेशन एबिलिटी, यानी मेरी पूरी फसल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मैं कैसे प्रिवेंट कर सकता हूं, थ्रू क्लीनिंग ऑफ, यानी हमें क्या करना है ना, हमें पहले क्लीन करना है, स्टोर करने से पहले जो स्टोरेज वाला एरिया है उसको मुझे थोरली क्लीन करना है। ड्राइंग दी ग्रेन, ग्रेन्स जो है मेरे उनको सनलाइट में पहले ही मुझे ड्राई कर लेना है। एंड फ्यूमिगेशन टू किल पेस्ट, यानी कोई भी पेस्ट अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे पहले से ही सैनिटाइजेशन अच्छे से कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज है किसी भी फसल की, तो पूरे साल भर आप उस फसल को बेच सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जो प्लांट वाला पार्ट है वो खत्म होता है और हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो ये एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे, इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इन अ इफेक्टिव मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। बेसिकली ना चार तरीकों से हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। पहला क्या होता है, पहला हम पढ़ेंगे कैटल, यानी गाय भैंस वगैरह वगैरह। दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसके अंदर हम जो हैन होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से रखते हैं और एग प्रोड्यूस करवाते हैं। तीसरा आता है फिश, क्योंकि फिश भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट आता है बी कीपिंग। एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटल फार्मिंग। अब कैटल फार्मिंग के ना हमारा पर्पस क्या है, दो पर्पस है हमारे, एक तो मिल्क, हमें दूध लेना है, और दूसरा क्या है ना, जो कैटल होते हैं स्पेशली जो बुल होते हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारे जो खेत होते हैं उनकी प्लोइंग करते हैं, यानी खेत जोतना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं कैटल फार्मिंग के अंदर, एक होता है मिल्च एनिमल जो कि मिल्क देता है, ऑब्वियस सी बात है फीमेल होगी, और दूसरा है ड्रॉट एनिमल, ये मिल्क नहीं देते, मेल होते हैं, एनिमल विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क एंड आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। देखो अब कुछ ब्रीड्स होती हैं, ये ब्रीड्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ होती है इंडिजीनियस ब्रीड, यानी इंडियन ब्रीड। तो इंडियन ब्रीड जो है, ये आप इंडियन ब्रीड कुछ देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है सहीवाल। और अगर आपको मैं बताऊं बाहर की ब्रीड, फॉरेन ब्रीड, तो फॉरेन ब्रीड में सबसे इंपॉर्टेंट है हॉलिस्टीन फ्रीसन। हॉलिस्टीन फ्रीसन, ये आपने इमेज कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर देखा भी होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा क्या है कि इनको फूड रिक्वायरमेंट की, कौन से फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखो इनको जो फूड दिया जाता है मेनली वो रफेज होता है। रफेज, रफेज क्या होता है, वो खाना होता है जिसके अंदर सिर्फ फाइबर होता है, ठीक है। बट इनको एक और टाइप का खाना दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेट। कंसंट्रेट क्या होता है, दैट कंटेन प्रोटीन, दैट कंटेन प्रोटीन। तो दो प्रकार का खाना देते हैं हम कैटल को, एक होता है रफेज और एक होता है कंसंट्रेट, ठीक है जी, हमको ये समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। ये क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड मिल्क प्रोड्यूसिंग टाइम होता है, जब एक जो काऊ या बफेलो है वो दूध दे पाती है, ठीक है। The period of the milk production between birth of the young one and next pregnancy, milk production can be increased by increasing the lactation period। यानी जितना ज्यादा बड़ा lactation period होगा उतने समय तक आपकी जो गाय है, जो आपकी बफेलो है, वो दूध देने वाली है। अब यहीं पर एक टर्म आती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब देखो यार, ये जो हॉलिस्टीन फ्रीसन है ना, इसका लैक्टेशन पीरियड बहुत बड़ा था, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि इसको बहुत जल्दी बीमारी लग जाती थी, डिसीज लग जाती थी। तो इंडियंस ने क्या करा कि इसका रिप्रोडक्शन करवाया, किसके साथ, सहीवाल के साथ। अब जो सहीवाल है ना, ये डिसीज रेजिस्टेंट है, यानी इसको बीमारी नहीं लगती, बट इसका लैक्टेशन पीरियड कम है। तो जब इन दोनों को हमने क्रॉस ब्रीड करवाया तो एक नया प्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं फ्रिसवाल काऊ। और ये एक ऐसी काऊ है जो इम्यून भी है, इसको डिसीज भी नहीं लगते, और ये मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मीटिंग टू कैटल्स of different breed to produce offspring in which desirable characteristics of both
पेरेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है शेल्टर मैनेजमेंट और दूसरा है प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, क्योंकि हमें एक शेल्टर में रखना होगा और हमें डिसीज से प्रिवेंट भी करना पड़ेगा। तो शेल्टर मैनेजमेंट में 3 पॉइंट होते हैं, क्या कि जो भी हम शेल्टर बना रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दूसरा कवर्ड होना चाहिए, ज्यादा धूप नहीं आनी चाहिए, एंड रेगुलर ब्रशिंग ऑफ द कैटल स्किन, यानी बार बार ब्रश करना चाहिए क्योंकि कैटल्स को ना स्किन डिसीज लग जाते हैं। अगला आता है प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज। अब डिसीज से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा, तो सबसे पहला है कि यार ये जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं ना, इनसे थोड़ा प्रिवेंट करो। दूसरा, उनकी जो स्किन है उसको क्या करो, क्लीन करो। एंड इंटरनल पैरासाइट्स सच एज वर्म इफेक्ट्स द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि पेट के अंदर चले जाते हैं, उससे भी हमें प्रिवेंट करना पड़ता है हमारी कैटल्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग पे। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, बहुत बेसिक चीज है यार। इट रेफर्स टू दी प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग डोमेस्टिक बर्ड। डोमेस्टिक बर्ड जैसे कि डक्स, टर्की एंड चिकन। हम बेसिकली चिकन की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां पर भी ना दो प्रकार के होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, एक होती है लेयर्स और एक होता है ब्रॉयलर्स। अब ब्रॉयलर्स तुम याद कैसे करोगे, बड़ा थोड़ा क्रिंज तरीका है, बट याद कर लेना। ब्रॉयलर्स जो कि बॉयल होने वाले हैं, यानी ये वो है जो कि मीट के लिए यूज होने वाले हैं। ठीक है, यानी मैनेज फॉर मीट प्रोडक्शन। और अगर मैं बात करूं लेयर्स की, तो ये वो हैं जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये मीट के काम आते हैं। ठीक है, नीड एडुकेट स्पेस एंड प्रॉपर लाइटिंग, यानी इनको एक अच्छी स्पेस चाहिए होती है, प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होती है, क्योंकि इनको एग प्रोड्यूस करा जाता है। लेकिन ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं इनको कोई अच्छी कंडीशन नहीं चाहिए होती, बस इनको खाना दे दो ताकि जल्दी ग्रो कर पाए और ऑब्वियसली बात है इनकी मीट बन पाए। ठीक है, रिक्वायर प्रोटीन रिच डाइट, और इनको क्या चाहिए होता है, रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड। ये जो डिफरेंस है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्रॉयलर्स और होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, इनको भी क्रॉस ब्रीड किया जाता है। क्यों, रीजन वही है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, मोर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ चिक्स, लो मेंटेनेंस, एंड ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ब्रॉयलर्स, यानी ब्रीडिंग ऐसे करते हैं कि जो ब्रॉयलर्स होने चाहिए वो थोड़े छोटे होने चाहिए ताकि खाना बच जाए। ठीक है, खाना ज्यादा वो खाए ना और आपकी सेविंग हो जाए। ठीक है, अब ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोल्ट्री फार्मिंग को क्यों प्रेफर किया जाता है कैटल फार्मिंग के अबव। क्यों, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो चीप है, सस्ता है, यहां पे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो कैटल फार्मिंग है उसमें आपको लैंड भी चाहिए होता है, जगह भी चाहिए होती है और ज्यादा खाने की भी जरूरत पड़ रही होती है। ठीक है, अब कुछ इंडियन ब्रीड है, आप देख सकते हो, असील, बसारा वगैरह वगैरह, और ये है कुछ एक्सोटिक ब्रीड, बाहर की जो ब्रीड होती है, व्हाइट लेगहॉर्न, ब्लैक मिनोरका, ये सब क्या है, बाहर की ब्रीड है। ठीक है जी। अब आती है बात फिश प्रोडक्शन की। अब ये फिश प्रोडक्शन क्या है, क्योंकि हमें फिश खानी है तो फिश को थोड़ा सा प्रोड्यूस भी करना होगा। अब देखो फिश प्रोडक्शन दो टाइप का है, एक तो नॉर्मल है कैप्चर। कैप्चर यानी जैसे फोटो कैप्चर करते हो ना, तो फिश को ना उठाया और कैप्चर कर लिया, वो तो बहुत बेसिक है, रैंडमली नेचुरली लिविंग फिशेज इन दी वेरियस बॉडीज आर कैप्चर्ड। एक होता है कल्चर। कल्चर फिशिंग क्या है, आप ना एक कल्चर बनाते हो फिशेज का, अपने अकॉर्डिंग फिशेज को क्या करते हो, प्रोड्यूस करवाते हो, राइट। Fishes of the desired varieties are cultivated in confined area with utmost care to get maximum yield. हम एक एरिया बनाते हैं, उनको एक कंडीशन देते हैं जिसमें कि वो ग्रो कर पाए और बाद में हम उन्हें पकड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक टर्म आती है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है, कैन बी डन इन ओशन, रिवर एंड लेक, यानी जब आप ओशन, रिवर या लेक के अंदर एक कल्चर बना देते हो जिसमें आप फिश ग्रो करते हो, उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। और जब स्पेसिफिकली हम ओशन में काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर। क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। फिश प्रोडक्शन अगर हम सोर्स ऑफ वाटर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो भी दो टाइप का है, एक होता है मैराइन फिशरीज, एक होता है इनलैंड फिशरीज। अब ये मैराइन फिशरीज क्या है, ओशन में अगर आप पकड़ रहे हो फिशेस को तो हम बोलेंगे मैराइन फिशरीज, और अगर हमें क्लीन वाटर जैसे आपका जो लेक होता है, रिवर होता है, उसको हम बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। ठीक है, अब ये जो मैराइन फिशरीज होती है ना, इनके अंदर कुछ वैल्यूएबल फिशेस होती हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सम मैराइन फिशेस हैव हाई इकोनॉमिकल वैल्यू। नाम याद रखना, एक होता है फिंड फिश, ठीक है, अगला है शेलफिश एंड एक है ओयस्टर। ये जो तीन टाइप की फिशेस होती हैं ये बहुत ज्यादा महंगी बिकती है ना, यानी अगर इनको सेल करने पे जाओगे तो बहुत पैसा मिलेगा, रातों रात अमीर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीन टाइप में मैं फिशरीज को डिवाइड कर रहा हूं। इनलैंड फिशरीज तो बहुत सिंपल है, जो क्लीन वाटर है ना उसमें अगर मछलियां पकड़ रहे हो तो क्या बोलोगे, इनलैंड फिशरीज। अगला है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ो, द सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस that combine crop production with activities like livestock, poultry, fisheries and beekeeping। यानी हम फिश तो पकड़ ही रहे हैं बट उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और भी दो तीन काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। ठीक है जी, समझ आ गया।
लास्ट है कंपोजिट फिश कल्चर। ये क्या होता है? कंपोजिट फिश कल्चर में हम क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया में अलग अलग टाइप की फिशेस को एक साथ डाल देते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश टुगेदर इन द सेम वाटर बॉडी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर अलग अलग टाइप की फिशेस होती हैं। एक तो सरफेस पे रहती हैं जिनको हम बोलते हैं सरफेस फीडर, एग्जांपल है कटला। एक होती है कॉलम फीडर जो कि बीच में होती है, जिन जैसे एग्जांपल है रोहू। और एक होती है बॉटम फीडर। बॉटम फीडर वो है जो कि एकदम बॉटम में रहेगी, एग्जांपल क्या है, मृगल या फिर कॉमन कार्प। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना हमको समझ आ गया। अब फिश प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या कि फिश जो होता है वो बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर, तो अगर कंज्यूम करते हो तो बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी फूड सिक्योरिटी, सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, जनरेट्स इंप्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट कर रहा होता है। चलो अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है बी कीपिंग। यानी हम क्या करेंगे, हम मधुमक्खी जो हैं उनको भी तो पालेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बी कीपिंग बोलते हैं। अभी जो बी कीपिंग होते हैं ना, बेसिकली इससे हम हनी प्रोड्यूस करते हैं। हनी क्या होता है, जो स्वीट लिक्विड होता है, हनी आपने सुना ही होगा, उसको हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आता है अपायरी। अपायरी क्या होता है, डेफिनेशन देखो, द सेटिंग अप ऑफ अ नंबर ऑफ बी हाइव्स in a desirable location in a systemic manner that allows maximum pollen and nectar collection। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मैक्सिमम हनी को ऑब्टेन कर पाते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, अपायरी। क्या बोलते हैं, अपायरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी अलग अलग प्रकार की वैरायटीज होती हैं, बट जो सबसे खतरनाक वैरायटी है ना बीस की, वो है इटालियन मेलिफेरा। क्या है, इटालियन मेलिफेरा। क्यों? क्योंकि ये जो इटालियन मेलिफेरा है ना, इसकी कुछ खासियत है, इंडिया में भी यही यूज होती है और वो खासियत आपको याद रखनी है। ठीक है, एक एक करके बता रहा हूं। पहला, हाई हनी कलेक्शन, यानी बहुत सारे शहद को कलेक्ट कर सकती है। दूसरा, दे रिप्रोड्यूस फास्ट, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती है। दे स्टिंगलेस, काटती कम है। दे स्टे इन दी बी हाइव, यानी जो छत्ता है, मधुमक्खी के छत्ते में ही रहती है, बाहर इधर उधर घूमती नहीं है, तो उससे क्या होता है, ज्यादा हनी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये है इटालियन मेलिफेरा की। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। चलो लास्ट में देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द बी कीपिंग। यानी जो बी कीपिंग है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फार्मर के लिए ना ये एडिशनल इनकम होती है, यानी फार्मर इसको एज एडिशनल इनकम ट्रीट कर रहे होते हैं। दूसरा, रिक्वायर्स लो इन्वेस्टमेंट, पैसा बहुत कम लगता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन में भी ये जो मधुमक्खियां होती हैं ये काम करती हैं। ये आप 10th क्लास में आगे जाके पढ़ने वाले हो। ठीक है, आई होप ये खतरनाक सा चैप्टर तुम्हें डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर रैपिड रिवीजन से डिटेल में समझ नहीं आया है तो डिटेल वाली वीडियो तो देख ही सकते हो, बट आई होप रिवीजन तो हो गया होगा। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। जाओ वीडियो पॉज करो अभी फटाफट से और कमेंट में मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।